हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शुभम राव और आप सभी का स्वागत है हमारे नए यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एनआईटीएंस में। मैं खुद एक एनआईटीएन हूँ और मैं एनआईटी रायपुर से बीटेक हूँ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। तो जैसा कि आपको पता होगा कि हमारी एक एक्सक्लूसिव सीरीज चल रही है मिडिवल इंडिया के दिल्ली सल्तनत टॉपिक से रिलेटेड। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आप ऊपर जाइए आई बटन पर, आपको वीडियो का लिंक मिलेगा। आप लिंक में टैप करके पहले उन वीडियोज़ को देखिए, उसके बाद जो है इस लेक्चर में आएंगे तो आपको चीज़ें ज़्यादा क्लियर होंगी। ठीक है, इसके अलावा प्लेलिस्ट पे जाके आप देखिएगा, बहुत सारे लेक्चर्स मैंने बनाए हुए हैं, सीरीज चल रही है और सपोर्ट करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, आज जो हमारा टॉपिक है वो है गयासुद्दीन बलबन के बारे में। अभी तक जो मैंने आपको रजिया सुल्तान और उसके बाद जितने भी शासक थे इल्तुतमिश के वंश से रिलेटेड, जिसको शमसी डायनेस्टी बोलते थे, वो भी एक गुलाम वंश का ही एक बाइफर्केशन था। उसी में एक और बंदा है जिसका नाम है बलबन। ठीक है, हालांकि जो बलबन की जो डायनेस्टी है उसको हम लोग एक सेपरेट और नाम से जानते हैं जिसको बलबनी डायनेस्टी बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही प्रभावशाली किंग था दिल्ली सल्तनत का, इसलिए इसकी डायनेस्टी को हम लोग बलबनी डायनेस्टी के नाम से जानते हैं। हालांकि ये भी जो था वो एक गुलाम वंश का ही शासक था, क्योंकि ये भी एक गुलाम था। ठीक है, उसके बारे में हम लोग पूरी डिटेल से चीज़ें देखेंगे। ठीक है, तो गयासुद्दीन बलबन का जो टाइम पीरियड था वो 1266 से लेकर 1286 AD तक था। और हाँ, मैं तो बताना ही भूल गया, प्रमोशन करना था मुझे। नीचे स्क्रीन में जो नंबर चल रहा है वहाँ पर आप कांटेक्ट करके ऑनलाइन क्लासेस की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मेंस, प्रीलिम्स और जितने भी अभी एग्ज़ाम चल रहे हैं उससे रिलेटेड क्लासेस लगातार चल रही है लाइव और रिकॉर्डेड फॉर्म में। तो जिनको ज्वाइन करना है वो प्लीज़ स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें और जुड़े हमसे। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन चेकआउट करके हमको वेरियस प्लेटफॉर्म में फॉलो कर लीजिएगा, लाइक फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम के साथ साथ टेलीग्राम में भी फॉलो कर लीजिएगा। ठीक है, उससे मेरी वीडियो के अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। चलिए हम लोग चालू करते हैं अपने मुद्दे की बात। गयासुद्दीन बलबन जो था वो 1266 से लेकर 1286 AD तक जो था शासन में था। बलबन जो है एक बहुत ही प्रभावशाली किंग था और जैसा कि मैंने इसके बारे में आपको बताया था कि पहले ये आमिर हाजिब पद पर था, जो कि शिष्टाचार प्रधान का पद होता है दिल्ली सल्तनत पे। इसके बाद जब इसकी औकात तब ज़्यादा बढ़ गई जब नासिरुद्दीन महमूद जो है वो शासन में आया, और उस समय जो है इसको नायब का पद दे दिया गया, जिसको हमने नायब मुमलकत बोलते थे। ठीक है, और फिर मैंने आपको बताया था कि बलबन ने कई सारा इतिहासकारों को मानना है कि नासिरुद्दीन महमूद को जो है इसी बंदे ने जो है वो जहर देकर मार डाला था। ठीक है, तो जैसे ही मारा और उसके बाद इसने किंग के पद पर जो है वो काबिज हो गया। ठीक है, तो गयासुद्दीन बलबन का जो टाइम पीरियड है वो 1266 से लेकर 1286 AD तक है। ठीक है, अब इसने कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग काम किए जिसकी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा फेमस है, और कुछ अर्थों में जो है इसको अलाउद्दीन खिलजी का पूर्वगामी माना जाता है। ठीक है, और यहाँ से मेंस का क्वेश्चन आता है, इसलिए इस टॉपिक को ज़रूर ध्यान से देखिएगा पूरा आखिरी तक। ठीक है, मैं वन बाय वन करके बताऊँगा। ठीक, बाकी सारे गुलामों की तुलना में जो है बलबन जो है वो काफ़ी हायर क्वालिटी का तुर्क था। मैंने आपको बताया था तुर्क में मामलुक एक वंश था। ठीक है, मामलुक डायनेस्टी या फिर गुलाम डायनेस्टी, लेकिन उसमें भी जो है हायर क्वालिटी का तुर्क, जिसको मैंने इलबरी डायनेस्टी करके बताया, सॉरी इलबरी वंश बताया था। ठीक है, तो गयासुद्दीन बलबन जो था वो इलबरी तुर्क था। ठीक है, और ये हायर क्वालिटी के तुर्क थे एज़ कम्पेयर टू जो कि हमने ऐबक वगैरह के बारे में देखा। ठीक है, तो ये जो था वो इसका जो ओहदा था तुर्कों में वो ज़्यादा ऊपर था। हालांकि ये भी एक गुलाम ही था। इसको जो है बेसिकली मंगोलों ने ख़रीद के जो है बेच दिया था। बाद में जब ये इल्तुतमिश शासन में था तो उसका जो चालीसा दल हुआ करता था, जिसको तुर्कान चहलगानी बोलते थे, जिसका गठन उसने किया था, उसमें ये मेंबर था। और धीरे से करके वो शिष्टाचार प्रधान बना और शिष्टाचार प्रधान से नायाब ए मुमलकत के पद पे आया और उसके बाद किंग बन गया। तो मतलब इसकी ज़िंदगी भी पूरी संघर्षपूर्ण थी। जैसे ही ये किंग बना, इससे कुछ महत्वपूर्ण कार्य किए जिसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले उसने क्या काम किया, जो इल्तुतमिश के द्वारा स्थापित चालीसा दल, इसको ख़त्म कर दिया उसने। अब ये क्यों ख़त्म किया इसके बारे में बहुत डिबेट है, लेकिन बेसिकली इसने ख़त्म करने का जो मेन रीज़न ये था कि इस चालीसा दल का जो प्रभाव है वो सत्ता पे काफ़ी ज़्यादा पड़ने लगा था। मैंने आपको बताया था जब रजिया सुल्तान जो है वो शासिका बनी थी, तो उस समय इस चालीसा दल के मेंबर ने ही षड्यंत्र करके जो है
रजिया सुल्तान और उसके पति अल्तुनिया को जो है वो कैथल में मरवा दिया था। ठीक है, मैंने एतगीन नाम के एक पर्सन का नाम बताया था। ठीक है, रजिया सुल्तान को मारने के पीछे और उसके षड्यंत्र रचने के पीछे ये बलबन भी शामिल था। ठीक है, और इन्हीं लोगों ने मिल के जो है वो सत्ता परिवर्तन की थी उस समय। ठीक है, लेकिन जब बलबन खुद सत्ता में आया तो उसने क्या काम किया, सबसे पहले इस चालीसा दल को ख़त्म कर दिया, क्योंकि इसका प्रभाव जो है शासन में काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा था। ठीक है, और बेसिकली उनकी महत्वाकांक्षा को समाप्त करने के लिए इसने इसको ख़त्म कर दिया और इसने खुद ही अपना चार्ज ले लिया। ठीक है, बलबन के बारे में काफ़ी ज़्यादा फेमस है कि ये विद्रोहों का जो है वो बहुत ही कठोरतापूर्वक दमन करता था। ठीक है, सेकंड पॉइंट इसका यही है कि इसके जो कार्य किए उसमें सेकंड पॉइंट यही है, विद्रोहों का उसने कठोरतापूर्वक दमन किया। ठीक है, इसके समय में बहुत ही फेमस विद्रोह जो हुआ था वो 1279 में बंगाल में तुगरिल खान नाम के एक शासक का हुआ था। बेसिकली ये तुगरिल खान जो था वो अपने आप को स्वतंत्र डिक्लेयर कर दिया था और उसने अपने खुद के सिक्के जारी कर दिए थे। हालांकि बलबन ने जो है वो पहले इसको हटाने के लिए जो है कई सारे सैनिक वगैरह भेजे, लेकिन बात नहीं बनी। फिर बलबन ने खुद चार्ज लिया इसका और लगभग 2 साल लग गए इस तुगरिल खां को के विद्रोह का दमन करने के लिए। ठीक है, आखिरी में जाके बलबन जो है इसको पकड़ लेता है और इसकी हत्या कर देता है बुरी तरीके से। ठीक है, और जो ये विद्रोहों का दमन जो है वो बहुत ही कठोरतापूर्वक करता था, मतलब कोई रहम नहीं। इसलिए इसकी जो नीति को जो हम लोग बोलते हैं लौह एवं रक्त की नीति। तो ये प्रीलिम्स में क्वेश्चन आता है कि लौह एवं रक्त की नीति या फिर आपके रक्त और तलवार की नीति, इस टाइप से जो है आपको लिखा रहेगा और उसमें फिर बोलेगा कि निम्न में से ये किसकी नीति है। तो ये याद रखिएगा किसकी नीति है, गयासुद्दीन बलबन की नीति है, लौह एवं रक्त की नीति या फिर आपका रक्त एवं तलवार की नीति, जो भी बोले। ठीक है, तो ये वाला जो पॉइंट है ये विद्रोह के दमन में आपको लिखना है। नेक्स्ट है आपका उलेमाओं को राजनीति से पृथक करना। इसने एक बहुत ही अच्छा काम किया और दिल्ली सल्तनत के जितने भी किंग थे वो उलेमा लोग से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थे। ठीक है, शासन में धर्म का प्रभाव हमको बहुत समय से दिखता आ रहा है। ठीक है, ये दिल्ली सल्तनत की बात नहीं, उसके पहले भी जो है बहुत सारे शासक जो है वो धर्म के प्रभाव में आकर नीतियों का निर्माण करते थे। दिल्ली सल्तनत की अधिकांश नीतियां जो है वो उलेमाओं से प्रभावित होते थे। तो बेसिकली इसने क्या काम किया, सबसे पहले तो इसने बोला कि उलेमा लोग को जो है वो उसने साइड कर दिया, बोला कि भाई आप हमारे राज्य में हस्तक्षेप नहीं करोगे, और पूरी तरीके से इनको राजनीति से पृथक कर दिया और इनकी सलाह लेना जो है उसने बंद कर दिया। ठीक है, तो उससे क्या हुआ कि इसकी जो है प्रशासन में काफ़ी ज़्यादा एक पॉइंटेड डायरेक्शन और फोकस्ड प्रशासन इसका रहा। ठीक है, चौथा काम इसने क्या किया, राजत्व का सिद्धांत का समर्थन किया। अब ये राजत्व का सिद्धांत क्या होता है, और ये मेंस में क्वेश्चन आ चुका है, बलबन के राजत्व के सिद्धांत के बारे में लिखिए ऐसा ऐसा करके। ठीक है, अभी भी दोबारा भी आ गया तो भी आप जो है ये पॉइंट जो मैं बता रहा हूँ उसको आप लिखिएगा। ठीक है, तो राजत्व का सिद्धांत बेसिकली क्या था, कोई भी राजा जो है अपनी प्रभुसत्ता, अधिकार एवं शक्ति को मनवाने के लिए जो जो कार्य नीतियाँ वगैरह करता है इसको हम लोग बोलते हैं राजत्व, राजत्व का सिद्धांत। ठीक है, मतलब कि कोई भी राजा अपनी प्रभुसत्ता, अधिकार एवं शक्ति को मनवाने के लिए राज्य में जिस प्रकार की नीतियाँ, आचरण एवं जो भी अपने राज्य में जो है विभिन्न प्रकार के क्रियाकलाप करता है वो कहलाता है आपके राजत्व का सिद्धांत। सबसे पहले इसने काम क्या किया, इस क्रम में इसने बोला कि मैं जो है वो कोई गुलाम उलाम नहीं हूँ, अपन महंगा आदमी है। महंगा आदमी इन द सेंस इसने बोला कि मैं शाही वंश का मेंबर हूँ, मैं कोई गुलाम नहीं हूँ। ठीक है, इसने बताया कि मैं जो है एक वंश जिसका नाम है अफरशियाव वंश। ठीक है, और उस वंश का जो है वंशज हूँ। ठीक है, इस अफरशियाव वंश का जो उल्लेख है फिरदौसी की शाहनामा पुस्तक, जो कि आपके मोहम्मद गोरी के समय का लिखी हुई पुस्तक है। ठीक है, मोहम्मद गोरी या फिर गजनवी के समय की, मेरे को थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो गया यहाँ पर, एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा। उस समय लिखी हुई पुस्तक है और उसमें इस अफरशियाव वंश का उल्लेख मिलता है। तो इसने बोला कि मैं कोई मामूली आदमी नहीं हूँ, मैं इस अफरशियाव वंश से मैं संबंध रखता हूँ। मतलब उसने खुद को जो है वो
हाई क्लास का बताना चालू कर दिया, ठीक है, और अपना संबंध इस वंश से जोड़ने लगा, ठीक है। तो प्रीलिम्स में आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि बलबन जो है खुद को किस वंश का वंशज मानता था, तो आप याद आंसर क्या लगाओगे, अपरशिया वंश का वंशज मानता था, ठीक है। नेक्स्ट है आपका दैवीय सिद्धांत का समर्थन किया, ठीक है। ये दैवीय सिद्धांत वाला जो कॉन्सेप्ट है हम लोग बहुत ही प्राचीन समय से देखते आ रहे हैं। अशोक के समय से जो है ये सिद्धांत काफ़ी प्रचलन में है। आपको याद होगा, अगर मैं थोड़ा सा रिमाइंड करा दूँ, अशोक ने जो है अपने पहले शिलालेख में जो ये लिखा है कि समस्त प्रजा जो है मेरी संतान है। तो वो बेसिकली अब प्रजा को क्या बता रहा है कि मैं जो हूँ वो एक राजा नहीं हूँ, बल्कि मैं आपका पालक हूँ, ठीक है। और मेरी संतान है कहने का मतलब कि मैं मेरी जो है मेरी जो अभी क्या कहना चाहिए पद का ओहदा है वो बियॉन्ड है इस वर्ल्ड से, ठीक है। उसी को हम लोग बोलते हैं दैवीय सिद्धांत, ठीक है। इसने भी सेम काम वही किया। इसने बोला कि मैं कोई राजा वाजा नहीं हूँ, मैं खुद ईश्वर की छाया हूँ। और उसने जो है एक पद टाइटल लिया जिसको जिल्ले लाही बोलते थे। तो जिल्ले लाही का मतलब क्या होता था, ईश्वर की छाया, मतलब मुझे ईश्वर का आशीर्वाद मिला है और मैं ईश्वर की छाया के समान हूँ। मतलब मेरा आदेश जो है वो लगभग ईश्वर के आदेश के तुल्य है। तो उसने जो है अपने पद की जो है गरिमा इतनी ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश की, खुद को ईश्वर की छाया के तुल्य बताने की कोशिश की। किसने? बलबन ने। तो ये बलबन के दैवी सिद्धांत का क्या कहना चाहिए एक्सप्लेनेशन था। इसके अलावा किसने क्या काम किया, इसने जो है ईरानी आदर्श एवं परंपरा का पालन करना चालू कर दिया, ठीक है। ये मैंने बताया था कि शिष्टाचार प्रधान था। तो शिष्टाचार प्रधान मतलब आपके दरबार में किस प्रकार का जो है वो शिष्टाचार, कोड ऑफ कंडक्ट किस प्रकार का होगा, हुलिया किस प्रकार का होगा, ये सारी चीज़ें जो है वो आपका बलबन पहले से डिसाइड करता था जब ये आपके आमिर हाजिब के पद पर था। तो जब ये शासन में आया तो इसने सबसे पहले क्या काम किया, पाबोस और सिजदा प्रथा प्रारंभ की, जो कि बेसिकली ईरानी प्रथा थी। पाबोस मतलब पैर चूमना और जो सिजदा मतलब झुकना राजा के सामने, ठीक है। तो ये प्रथा जो है किसने चालू की थी, बलबन ने चालू की थी। ये पूछता है एग्जाम में, प्रीलिम्स एग्जाम में, पाबोस एवं सिजदा प्रथा जो है वो किसने चालू किया था, तो बलबन ने चालू किया था। इसके अलावा इसने ईरानी फेस्टिवल नौरोज को मनाने का फैसला किया। ये पूछता है कि आपके ईरानी फेस्टिवल नौरोज का दिल्ली सल्तनत में सबसे पहले जो है वो दिल्ली सल्तनत में जो है वो मनाना किसने चालू किया था, तो आपका आंसर होगा बलबन, ठीक है। नेक्स्ट जो है 5वां पॉइंट, ये आपको राजत्व के सिद्धांत पर लिखना था। ये तीनों पॉइंट आपको मेंशन करना है और पहले तो आप राजत्व के सिद्धांत को एक्सप्लेन करोगे, ठीक है। देख के कितने वर्ड्स का पूछा है, कितने वर्ड्स का अगर पूछा है तो उस हिसाब से आप अपना आंसर लिखोगे। 30 वर्ड्स में पूछता है तो आप केवल ये बता सकते हो राजत्व का सिद्धांत क्या होगा, इसने क्या क्या काम किया, तो केवल ये 3 पॉइंट को जो है आपको मेंशन करना। इसके अंदर की चीज़ें तब डालना जब आपके पास 60 वर्ड्स का क्वेश्चन हो या फिर 100 वर्ड का क्वेश्चन हो, ठीक है, तब जो है आप इसमें जा सकते हो, ठीक है। मेरे ख्याल से यहाँ से जो 175 वर्ड का क्वेश्चन नहीं आने वाला, ठीक, ये मेरा अनुमान है। ये हालांकि ये पांचों पॉइंट, जितने पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ उसको जो है वो 175 में पूछ सकता है, हालांकि ऐसा होने वाला नहीं है जहाँ तक मेरे को लगता है। उसको पूछने के लिए बहुत सारे इसके पास सोर्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 5वां पॉइंट, सेना का संगठन। सेना का संगठन जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इसी कारण जो है इसकी तुलना जो है अलाउद्दीन खिलजी से की जाती है। अलाउद्दीन खिलजी ने भी जो है वो सेना को काफ़ी ज़्यादा केंद्रीकृत करने की कोशिश की थी। हम लोग जब अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पढ़ेंगे तो हम लोग उसके सैन्य जो सुधार कार्य है उसको अच्छे से देखेंगे। लेकिन बलबन ने जो है अलाउद्दीन खिलजी के पूर्व ये सारे कार्य किए थे जो कि मैं अभी बताने वाला हूँ, ठीक है। दिल्ली सल्तनत की एक खास रीति हुआ करती थी कि सेना को जो है वो वेतन नहीं दिया जाता था, वेतन के बदले में जो है उनको जागीर भूमि दी जाती थी। मतलब एक ऐसी भूमि जिसके प्रशासन का अधिकार और उससे लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करने का अधिकार किसके पास होगा, उस पर्टिकुलर सैनिक के पास होगा और उस पैसे से जो है उसका खर्च चलता था, ठीक है। बाद में क्या होता था कि यही लैंड जो होता था वो उसके वंशजों को मिल जाता था। जैसे कि मैं एक सैनिक हूँ तो मेरे जो बेटे बेटियाँ हैं, ठीक है, उनको जो है वो भूमि मिल जाएगी और वो जो है परिवार जो है उससे अपना खर्चा पानी चलाएगा। बलबन ने काम किया कि
सेना के सैनिकों को तो जागीर भूमि उसने दी, लेकिन उसकी मृत्यु के पश्चात क्या किया गया, वो भूमि जो है वो राज्य में मिला ली जाती थी। ठीक है, तो इस प्रकार खालसा भूमि की जो है उसने मतलब उसको जो है वापस रिगेन किया। ठीक है, खालसा भूमि मतलब आपका सरकारी भूमि को खालसा भूमि बोलते हैं। ठीक है, तो जो भूमि जिसमें सैनिकों की मृत्यु हो जाती थी, जिस सैनिक की मृत्यु हो जाती थी, उसकी जो जागीर को उसने वापस लेने का काम किया, जिससे खालसा भूमि में जो है वृद्धि हुई। नेक्स्ट काम इसने क्या किया, एक सैन्य विभाग की स्थापना की जिसको दीवाने आरिज बोलते थे, या फिर कहीं कहीं आपको ये दीवाने अर्ज भी दिखेगा, और ये इसका सैन्य विभाग था। ठीक है, बाद में हम लोग देखते हैं कालांतर में जब अलाउद्दीन खिलजी शासन में आता है तो यहाँ पे आरिज ममालिक की स्थापना करता है। ये सब हम लोग पढ़ेंगे जब अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये याद रखना कि दीवाने आरिज या फिर दीवाने अर्ज की स्थापना जो है वो सबसे पहले किसने की थी, बलबन ने की थी। बाद में इसको अच्छा करने का काम जो है वो आपके अलाउद्दीन खिलजी करता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि सेना के सुदृढ़ीकरण का कार्य दिल्ली सल्तनत में किसने किया था, और आपके ऑप्शन में अगर अलाउद्दीन खिलजी ना दिया हो तो आपको प्रेफरेंस जो है वो बलबन को मारना चाहिए। अगर दोनों दिया होगा तो आप जो है तब आपका अलाउद्दीन खिलजी को जो है वो आंसर लिखिएगा। ठीक है, लेकिन इसने भी जो है वो काफ़ी हद तक सेना को में सुधार के कार्य किए। तो ये याद रखिएगा, दीवाने आरिज नाम का सैन्य विभाग की स्थापना किसने की थी, बलबन ने की थी। नेक्स्ट चीज़ जो उसने कार्य किया वो था गुप्तचर विभाग का संगठन। ठीक है, तो गुप्तचरों के लिए जो है ये गुप्तचर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते थे। ये बलबन को बताते थे कि राज्य में क्या चल रहा है। ठीक है, और ये जानना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी था क्योंकि उसके पास जो है चालसा दल की जो है लग्जरी नहीं थी कि अगर उसके साम्राज्य में विद्रोह हो जाता था तो बलबन खुद उन विद्रोहों का दमन करता था, ना कि उसके पास दूसरी एक कमोडिटी थी जिसको चालसा दल बोलते थे, जैसा कि इल्तुतमिश के पास थी। ठीक है, इसके पास ऐसी लग्जरी नहीं थी, तो इसने क्या किया कि गुप्तचर विभाग की स्थापना की जिसको बरीद ए मुमालिक कहा जाता था, और इसके अधिकारी गुप्तचरों को बरीद कहा जाता था। ठीक है, ये सारे बरीद जो रहते थे वो राजा को सीधा रिपोर्ट करते थे कि साम्राज्य में आपके क्या चल रहा है। इस आधार पर जो है बलबन क्या करता था, अलग अलग जगह जहाँ पे विद्रोह होने की संभावना रहती थी और वहाँ पर उनका कठोरतापूर्वक दमन करता था, और ये कोई भी रिलैक्सेशन आपको नहीं देता था और सीधा पेटी बना देता था। ठीक है, तो कुल मिला के बलबन जो है काफ़ी क्रूर शासक था, लेकिन ये ज़रूरी था क्योंकि अगर उसके साम्राज्य में विद्रोह हो जाता तो फिर उसको प्रॉब्लम होती। हैंस जो है इसने काफ़ी ज़्यादा कड़ाई से विद्रोहों का दमन किया। नेक्स्ट है सातवां पॉइंट, न्याय व्यवस्था। तो न्याय व्यवस्था के लिए जो है इसने बहुत ही ज़्यादा कठोर न्याय व्यवस्था रखी थी। ठीक है, ये किसी प्रकार की रियायतें नहीं बरतता था। जो कोई भी इसके साम्राज्य में विद्रोह करता था उसको मृत्युदंड के अलावा कुछ नहीं मिलता था। ठीक है, सीधा मृत्युदंड, और उसके बच्चों और उसकी बीवियों को जो है वो दास बना लेता था। ठीक है, तो इसने न्याय व्यवस्था को जो है काफ़ी ज़्यादा कठोर बनाया था, और जो मुख्य मामले रहते थे जहाँ पर राजा के हस्तक्षेप की आवश्यकता होती थी वहाँ पे बलबन स्वयं न्याय करता था। ठीक है, तो ये मुख्य न्याय अधिकारी भी था बलबन। ठीक है, राजा होने के साथ साथ। ठीक है, इतनी सारी हमने पॉइंट्स देख लिए बलबन के बारे में। आप लिख सकते हैं कि बलबन के समय में कौन कौन से महत्वपूर्ण कार्य इसने शासन के सुदृढ़ीकरण के लिए किए। ये बड़ा क्वेश्चन बन सकता है 100 वर्ड्स के आपका, या फिर आपका 175 वर्ड्स का, लेकिन मेरे ख्याल से इतना बड़ा नहीं पूछने वाला। 100 वर्ड्स में अगर पूछ रहा है तो आप ये शॉर्ट में आप इसको लिख सकते हो, ये इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर आप इसको नोट डाउन कर लीजिए कहीं पर। ठीक है, 100 वर्ड्स का ये अच्छा खासा आंसर बन सकता है। ये राजत्व का सिद्धांत पूछ चुका है, आप देख सकते हो पास्ट ईयर CGPSC का पेपर देख के उठा के। ठीक है, तो इसको लिख सकते हो। ठीक, इसके अलावा जो है इसका आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड भी कुछ कुछ फैक्ट है, जैसे लाल महल इसने बनाया था, इसने जो है अपना स्वयं का मकबरा बनाया, वो सब जो सारी चीज़ें जो है वो हम लोग देखेंगे जब हम लोग इसका आर्ट एंड कल्चर देखेंगे दिल्ली सल्तनत का पूरा, तो मैं आपको सेपरेटली बताऊंगा, टेंशन मत लो। लाल महल क्या है, विशुद्ध इस्लामी शैली में बना हुआ मकबरा, सबसे पहला मकबरा किसका है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो उसका टेंशन लेने का नहीं, वो हम लोग एट लास्ट करेंगे जब दिल्ली सल्तनत ख़त्म करेंगे तो। ठीक है, 1286 में जो है इसकी मृत्यु हो गई, और इसकी मृत्यु होने का बहुत बड़ा रीज़न था इसका पुत्र जिसका नाम था शहजादा मोहम्मद। शहजादा मोहम्मद जो था वो बेसिकली क्या था, इसका बहुत ही प्रिय पुत्र था, और जब इसकी मृत्यु हुई तो बलबन जो है काफ़ी ज़्यादा टेंस रहने लगा, और धीरे धीरे करके जो है इसकी मृत्यु हो गई इसी की याद में। ठीक है, तो मेन रीज़न तो शहजादा मोहम्मद था इसकी मृत्यु का। ठीक,
और भी कई सारे रीज़न होंगे, लेकिन ये मेन रीज़न था। इस वजह से इस तरह से बलबन जो है वो 1266 से लेकर 1286 AD तक साम्राज्य में रहा। इसके आगे का जो भी आपके शासक है कैकोबाद क्यूमर्स और इसके बाद जलालुद्दीन खिलजी से लेकर अलाउद्दीन खिलजी तक, वहाँ तक का पोर्शन जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी का मैं 3 वीडियो बनाऊंगा। एक तो वो इसके बाद वाला वीडियो आएगा, उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी का सैन्य अभियान वाला एक वीडियो हम लोग देखेंगे, और उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी के सुधार कार्य। ये 3 पार्ट में जो है उसका वीडियो रहेगा। ठीक है, तो अभी तक के लिए इतना ही। अगर आप चाहते हो कि मैं रेगुलर कंटेंट आपके लिए बनाऊं और ज़्यादा से ज़्यादा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, कमेंट सेक्शन में थम्स अप डालिए, शेयर कीजिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने उन दोस्तों को जिनके पास पैसा ही नहीं है कोचिंग इंस्टीट्यूट को देने के लिए। ठीक है, और थोड़ा सपोर्ट करिए यार। मैं कंटेंट वैसे रेगुलरली तो बना नहीं पाता हूँ क्योंकि मेरे कई सारे काम चलते रहते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा अगर सपोर्ट कर दोगे तो पक्के से जो है मैं वीडियो और बनाऊँगा। ज़रा व्यूज़ नहीं आते, ज़रा लाइक्स नहीं आते, ज़रा शेयर नहीं करते आप लोग, इस वजह से जो है मैं कंटेंट बनाना उतना फ्रिक्वेंटली प्रेफर नहीं करता हूँ यूट्यूब पे। ठीक है, अगर आप सपोर्ट करोगे तो कंटेंट आएगा, अदरवाइज़ जैसे कंटेंट आ रहा है वैसे ही आएगा, थोड़े थोड़े गैप के बाद। मैं आशा करता हूँ कि आप मेरी बातों से सहमत होंगे। ठीक है, और एट लास्ट मैं बोलना चाहता हूँ, जो स्क्रीन पे नंबर दिया वहाँ पे कांटेक्ट करके क्लासेस के बारे में जानकारी ले सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।